सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। तो झारखंड के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक व शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अभी 119वीं जयंती पर उनके नाम पे रखा गया है। अच्छा, वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे काफी चीजों का नाम रखा गया है, तो आप किन किन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? एक तो आपको याद आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम इनके ऊपर रखा गया था। और ये जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, ये आपकी सबसे लंबी रोड सुरंग भी है, 9.2 किलोमीटर की लंबाई है। उसके अलावा जो आपके पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट है, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। और इनके नाम पे एक स्टेडियम भी आपको मिलेगा जो कि आपको गोवा में मिलेगा। इसके अलावा इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया गया था, जो किसको मिला था? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बाकी ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, जैसे कि सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बारे में बात करेंगे तो हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम इनके नाम पे रखा गया था। हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम इनके नाम पे रखा था। अरुण जेटली जी की बात करेंगे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात करेंगे, फरीदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम इनके ऊपर रखा था। उसके अलावा दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम भी इनके ऊपर रखा था। वहीं अगर अटल बिहारी जी की बात करेंगे तो काफी सारी चीजों के नाम इनके ऊपर रखे गए हैं। कुछ मोस्ट मैं आपको बताता हूं जो रिसेंटली हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया, अटल चौक। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग टनल, उसका नाम इनके ऊपर रखा गया था, अटल टनल। और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया था। उसी तरह से लखनऊ से ही आपको याद आया होगा हजरतगंज चौराया, उसका नाम भी इनके ऊपर रखा गया था, अटल चौराया। आप जानते ही हो छत्तीसगढ़ का नया रायपुर, उसका नाम बदल करके अटल नगर कराया गया। और इसी तरह से गुजरात का जो साबरमती घाट है उसका नाम बदल करके अटल घाट रखा गया था। इसके अलावा भी काफी और चीजें हैं जो इनके नाम पे है, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली आपके न्यूज में रही है वो मैंने आपको बताई है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर होगा 34 नंबर पे है भारत। तो अभी JLL कंसल्टिंग फर्म ने ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत 34 नंबर पर है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक 1 से 10 की रैंकिंग वाले देशों का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा पारदर्शी माना जाता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है। वहीं 11 से लेके 33 यानी कि 11 से लेके 33 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट मार्केट सिंपल पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट माना जाता है। और वहीं 34 से लेके 59 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट बाजार सेमी ट्रांसपेरेंट माना जाता है। तो अब आप देख लो भारत की रैंक 34 है, तो 34 वाला किस कैटेगरी में आ रहा है? सेमी ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि भारत का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, भारत तो 34 नंबर पे रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे यूके है, सेकंड पे यूएस है और थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट याद रख लो यूके और भारत याद रख लो 34 नंबर पे है। इसके अलावा अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कल या परसों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसमें भारत कितने नंबर पे था? 117वें नंबर पे था, 117 टॉप पे स्वीडन था। और उससे पहले एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 168 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। और उससे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। और एक ओपन बजट इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे था न्यूजीलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट सारे मैंने आपको इंडेक्स रिकॉल करवाए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने सेल्फ स्कैन नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए है और इसको राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। एक्चुअली भी आपको याद होगा हमने चाइना की 59 मोबाइल एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया,
तो उसी के चलते इस सेल्फ स्कैन नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो आपको याद होगा पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए आप लोग यूज करा करते होंगे कैम स्कैनर नाम का एप्लीकेशन, जो कि चाइनीज था, तो उस पर बैन कर दिया और उसी की जगह इसको लॉन्च किया गया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके सर्वर पे कोई डेटा भी सेव नहीं होता है। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किस बैंक का? यूको बैंक का। यहीं पे आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा मातृ स्मृति योजना भी शुरू की थी और एक स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की थी। अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि 2018 और 19 में सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा था पश्चिम बंगाल, और फलों के मामले में तो आंध्र प्रदेश टॉप पे था। अभी यहीं पे कर्म भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। एक साधाने एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में ही। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अभी सुंदरबन टाइगर रिजर्व में हमने पढ़ा था टाइगरों की संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है। यहाँ पे कुछ और भी नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, एक सिंगालीला नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा। तो इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके पश्चिम बंगाल से जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ड्वेन रॉक जॉनसन। तो रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन रॉक जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। और इस तरह से ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ करके खिताब अपने नाम कर लिया है। इनके इंस्टाग्राम पे 189 मिलियन फॉलोवर हैं और जब ये किसी एक ब्रांडेड कंपनी का पोस्ट डालते हैं तो इन्हें इसके 7.58 करोड़ रुपए मिलते हैं। अच्छा, रॉक जॉनसन का नाम आपने पिछले साल भी सुना होगा जब फोर्ब्स ने 2019 की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट जारी की थी, उसमें ये टॉप पे रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था फोर्ब्स ने एक हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट की लिस्ट जारी करी थी, उसमें टॉप पे कौन थी? नाओमी ओसाका थी, जापान की टेनिस प्लेयर है। और अगर मेल में बात करेंगे तो रॉजर फेडरर टॉप पे रहे थे, वो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर है, मतलब दोनों ही टेनिस प्लेयर है मेल और फीमेल में, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट स्थापित किया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो दुनिया में पहली बार भारतीय रेलवे सीधे ट्रेनों के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली की आपूर्ति करेगा और इसके लिए भारतीय रेलवे ने भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को स्थापित किया है। कहने का मतलब क्या हो गया? जो सोलर प्लेट्स लगी होगी उससे जो बिजली बनेगी वो डायरेक्ट ओवरहेड ट्रांजैक्शन लाइन को दे दी जाएगी, मतलब पटरियों के ऊपर जो बिजली के तार होते हैं डायरेक्ट उनको दे दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था? सोलर प्लेट्स तो आपने लगी देखी होगी, लेकिन उसकी जो बिजली हो ग्रिड में जाती थी और ग्रिड से फिर सप्लाई की जाती थी ट्रांजैक्शन लाइन को, और यहाँ पे डायरेक्ट दिया जाएगा। और इस तरह से ये पहली बार हो रहा है। कहाँ पे? भारत में। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, भारतीय रेलवे से और क्या क्या पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को चलाया था, जिसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? WAG-12 इसका नाम है। उसके अलावा अभी डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत ने ही चलाई थी, मतलब एक मालगाड़ी हो गई उसके ऊपर एक कंटेनर आपने देखा होगा, लेकिन कंटेनर के ऊपर भी कंटेनर था और इस तरह की इलेक्ट्रिक मालगाड़ी चली थी, ये भी भारत में चली थी। और कहां से कहां चली थी? तो पालनपुर और बोटाड़ के बीच में चली थी, जो कि गुजरात में है। अच्छा, अभी भारतीय रेलवे ने कहां पे अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया है? तो भुवनेश्वर में लगाया है। और प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि ये प्लांट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस टेक्निक पे काम करता है? तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे काम करता है। अभी पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो यह भी पूछा जा सकता है। लिंगपल्ली, जो कि तेलंगाना में है, लिंगपल्ली से हटिया चली थी। हटिया आपके झारखंड में है।
और अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी भी चलाई थी जिसका नाम है शेषनाग। इसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर थी और ये चली थी नागपुर और कोरबा के बीच में। नागपुर से कोरबा तक चली थी ये। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन में, जो आपको मिलेगा कर्नाटक में, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन में मिलेगा जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। बाकी मैंने आपको बताया ये भेल की सहायता से बना रहे हैं, तो भेल को भी जान लो। स्थापना 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। CMD नलिन सिंगल है। बढ़ते आगे। अच्छा गाइस, कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कम्युनिटी टैब में कि हमें जो कल वीकली जुलाई के फर्स्ट वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट करना था वो हम क्यों नहीं कर पाए, तो उसे हम आज करेंगे। सेम टाइम सेम जगह, शाम को 6 बजे। जगह यही है आपका क्रेक एग्जाम। तो शाम को मिलते हैं उसके लिए। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 31 नंबर पर रहा है। और ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि उस देश में मानवीय संकट और आपदाओं का जोखिम कितना है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और डिजास्टर कितना है। अच्छा, भारत तो 31 नंबर पे है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है सोमालिया। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इसको जारी किया है। तो सिंपल सा याद रखो, भारत की रैंक और टॉप पे कौन है? सोमालिया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा फोन पे के साथ। तो अभी ओला ने अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट के और भी ऑप्शंस देने के लिए अब फोन पे के साथ भी समझौता कर लिया है। तो अब आप फोन पे का इस्तेमाल करके भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ओला ने कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए राइड सेफ इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। उसके अलावा फोन पे अभी न्यूज में क्यों था? एक तो इसने ICICI बैंक के साथ UPI ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया था। उसके अलावा अगर फोन पे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा और इसके CEO हैं समीर निगम। और ओला का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है और इसके CEO हैं भावेश अग्रवाल। बढ़ते हैं आगे। फिर है गोल्डन बर्ड विंग प्रजातियों का संबंध किससे है? तो आंसर होगा तितली से। तो अभी बायोनॉट्स नाम के एक शोध समाचार पत्र के अनुसार गोल्डन बर्ड विंग नाम की एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। ये उत्तराखंड में मिली है। और वैसे अभी तक दक्षिणी बर्ड विंग नाम की तितली ने 88 साल तक देश की सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ था, लेकिन अब गोल्डन बर्ड विंग जानी जाएगी देश की सबसे बड़ी तितली के नाम से। अच्छा, देश की सबसे बड़ी तितली तो अब बन गई है गोल्डन बर्ड विंग, जो कि आपको मुख्य रूप से मिलेगी उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी तितली कौन सी है, तो क्वेकर है। QUAKER, क्वेकर। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको प्रश्न बताता हूं। अभी फैन थ्रोटेड लिजर्ड यानी कि छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। कहां पे? उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, जिसको नाम क्या दिया है? सिटाना डैरवेरेंसिस। मैं इसको नाम ही लिख देता हूं, आप इसको पढ़ लेना। सिटाना SITANA, सिटाना डैरवेरेंसिस, DHARWARENSIS, डैरवेरेंसिस। ये है वो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों एक्चुअली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया में खसरा और रुबेला को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा था 2023 का। पर अभी WHO ने बताया है कि ये जो मालदीव और श्रीलंका है, ये साउथ एशिया रीजन से पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पहले ही रुबेला और खसरा को खत्म कर दिया है। तो इन दोनों देशों के बारे में आपको याद रखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं मैप में, पहले आप देख लीजिए। ये रहा मालदीव, कैपिटल इसकी माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। श्रीलंका भी है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका,
कैपिटल देखो इसकी 2 कैपिटल मिलेगी। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे और इनके ही भाई प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो आंसर होगा कुवैत ने। तो अभी कुवैत की नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट एक्सपेट कोटा बिल को मंजूरी दे दी है। तो अब यदि ये बिल को कानूनी रूप से पारित कर दिया जाता है तो 8 लाख से ज्यादा भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। अच्छा, ये बिल कहता क्या है? तो ये बिल कहता है कि भारतीयों की आबादी कुवैत में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस बिल के अकॉर्डिंग। बाकी बात कुवैत की है तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल इसकी क्या है? कुवैत सिटी है। करेंसी है कुवैती दिनार। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है सबा अल खलद अल हमद अल सबा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों के साथ में। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा इसका मतलब हो गया बैंक का इंश्योरेंस की बात हो रही है। मतलब इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको बैंक अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगा। फिर अगर कस्टमर इनके प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो फिर इससे दोनों को फायदा होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी और बैंक को भी बेनिफिट होता है। और इसी के लिए अभी करूर वैश्य बैंक ने एक तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। अब मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। पहले आप देख लो करूर वैश्य बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर करूर में मिलेगा जो कि तमिलनाडु में है। अध्यक्ष का नाम है NS श्रीनाथ। और बैंक की बात आई है तो टैगलाइन कैसे भूल सकते हैं? इसकी टैगलाइन आपको मिलेगी क्या? स्मार्ट वे टू बैंक। बाकी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा जिसके CEO हैं तरुण चुग। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में देश के 67वें यानी कि 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा जी आकाश। जी आकाश ये कहां से हैं? ये तमिलनाडु से हैं और अभी ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। याद रखना तमिलनाडु से है ये। अच्छा, इनके पहले 65th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? रौनक साधवानी बने थे, वो नागपुर से थे। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है और जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखना 1991 में मिला था। और बता सकते हो 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? 2 जनों को, एक तो दीपा मलिक और एक बजरंग पूनिया। दोनों हरियाणा से हैं लेकिन दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। एक बजरंग पूनिया जो है वो तो रेसलर है और दीपा मलिक ये शॉट पुटर थी लेकिन अभी उससे भी उन्होंने संन्यास ले लिया है। और विश्वनाथ आनंद से एक पॉइंट याद रखो, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है माइंड मास्टर। अच्छा, चेस से मुझे याद आता है वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं अपन? 20 जुलाई को मनाते हैं। और ये जो डी गुकेश है, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। भारत के सबसे छोटे और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर हैं ये भी तमिलनाडु से हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई है? तो सही उत्तर था जोया खान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस एक बार देख लीजिए, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।